कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन हेल्थ का मतलब क्या होता है? क्या बीमारियों से दूर बढ़ी, या सर्दी जुकाम या थोड़ा बहुत आप बीमार पड़ गए तो उसके इलाज के बाद जो हेल्थ में सुधार होता है उसको हेल्थ बोलते हैं, या हेल्थ में और भी कई कमियां आ जाती हैं या कई समस्याएं आ जाती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अमूमन हम जाते हैं सर्जन के पास जाते हैं, और जो जनरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन उनके पास हम नहीं जाते जिनके पास हमें पहले जाना चाहिए। उसमें दो लोग वो होते हैं जिनको हम सबसे पहले दरकिनार कर देते हैं। हमें लगता है कि उनके पास जाने से क्या होगा, खास तौर पर जब हड्डी से जुड़ी बात हो और डाइट से जुड़ी बात हो। यहाँ पे दो लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट। कभी आपने सोचा है कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है, किस तरीके से वो गाइड करते हैं, किस तरीके से आपके परेशानियों को हील करने की कोशिश करते हैं? वो बहुत कम दवा लेकिन एक जनरल एक्सरसाइज और एक थेरेपी के थ्रू वो आपका इलाज करते हैं, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपलब्ध है डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आपका एक बृहत 8-9 साल का अनुभव रहा है इस फील्ड में। तो सबसे पहले तो हम जो हमारे युवा दर्शक हैं, आप इस फील्ड में कैसे आए, आपको रुझान कैसे हुआ? मतलब एक होता है ना, कोई एमबीबीएस बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, आपने फिजियोथेरेपिस्ट ही क्यों चुना? मेरा सबसे पहला एक एक्सपीरियंस था जब मेरे पिताजी को कमर में दर्द आया। हमने बहुत सारी जांचें कराई, बहुत सारी दवाइयाँ ली, लेकिन उनको आराम नहीं मिला। मेरी फ्रेंड की एक दीदी हैं, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि एक बार फिजियोथेरेपी करा के देखो। तो मुझे जब लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे पापा को बहुत ही जल्दी आराम समझ में आया। उनको साइटिका का पेन था, जो कि किसी दवाई से या किसी मैक्सिमम डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे थे कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, लेकिन मेरे पापा की वो स्थिति नहीं थी कि हम ऑपरेशन प्लान कर सकें। फाइनेंशियली, मेडिकली बहुत सारी चीज़ें थी जो हम पीछे हट रहे थे। लेकिन जब फिजियोथेरेपी के बारे में हमें पता चला तो मेरे पापा को बहुत रिलीफ मिला। और मेडिकेशंस के दूर हट के कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिम्टम्स को कम ना करके आपको रूट कॉज तक पहुंचा रही है। तो वो आइडिया मुझे क्लिक किया, और उस समय मैं 11th क्लास में थी। तो मुझे लगा कि शायद ये एक ऐसी फील्ड है जो आगे चल के लोगों को एक अच्छी राह, एक अच्छी सोच और अच्छी बेहतर मतलब हेल्थ 11th क्लास में ही आप इसके प्रति जागृत हो चुके थे कि ये फिजियोथेरेपी फील्ड में ही हमें जाना है। बिल्कुल। तो फिर ये आगे कैसे सफर बढ़ा? फिर उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट किया और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करी, लेकिन मन नहीं था। फैमिली का मन था कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा मन अटक गया था कि मुझे फिजियोथेरेपी ही करना है। एग्ज़ाम्स दिए, रिजल्ट्स आए, लेकिन मन तो अटक गया था। तो उसी चीज़ को मैंने आगे करते हुए भोपाल में अपना एडमिशन लिया, अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया, और फिर मैंने न्यूरोलॉजी विभाग से अपना चयन किया, और उसमें मुझे गोल्ड मेडल हासिल हुआ। ऐसे करके कहानी बढ़ती गई, इंटरेस्ट जागता गया, और लोगों को सफलताएं जब उनके चेहरे पे मुस्कान देखी तो फिर लगा कि यही सब कुछ है, और सफ़र बढ़ता गया आगे। वाकई में जब दर्द से निजात होता है तो लोग डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते ही हैं, और डॉक्टर के पास जाते हैं दर्द की निजात के लिए, और ख़ास तौर पे जब मेडिसिन के अलावा कोई इलाज मिल रहा हो। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इंसान डॉक्टर के पास ना जाए और दवाई ना ले, दवाई भी एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, बिल्कुल। लेकिन जब हड्डियों की बात आती है, मांसपेशियों की बात आती है, लिगामेंट्स और कार्टेज की बात आती है, तो कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपिस्ट की अहम भूमिका हो जाती है। बिल्कुल। अहम भूमिका के साथ साथ में मैं बोलूँगी कि कोई भी ट्रीटमेंट छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। लेकिन हमें ये जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ मेडिसिन ही एक पार्ट नहीं है ट्रीटमेंट का। आपको रूट कॉज तक पहुंचना है तो फिजियोथेरेपी की हेल्प लेना ज़रूरी है। हाँ, ये भी कह सकते हैं जो हड्डी के डॉक्टर हैं या सर्जन हैं, उन्होंने आपका बोन जोड़ दिया, उन्होंने कोशिश किया एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपका बोन कनेक्ट हो गया। बिल्कुल। लेकिन उसके आगे क्या जो वियर एंड टियर बॉडी के अंदर में हुआ है, उसको कैसे हम ट्रीट करें, उसको कैसे ठीक करें, उसके लिए तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही आना पड़ेगा। अमूमन लोग नहीं करते, जिसके कारण उनको डिले भी हो जाता। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो लंगड़ा के ही चलना शुरू करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं। हैं। अगर शायद वो फिजियोथेरेपिस्ट से सही समय पर मिल लें
तो शायद वो सही हो जाए। बिल्कुल ठीक हो सकते हैं वो। जितना अर्ली फिजियोथेरेपी स्टार्ट होता है उतनी ही अर्ली हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज रिकवरी आती तो है, लेकिन जो हम डिज़ायर करते हैं या जो हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि पूरी तरीके से पहले जैसे ठीक हो पाए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वापस नहीं आ पाती है अगर हम फिजियोथेरेपी को नहीं अपनाते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपका 8 साल का एक बृहद एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, आपने युवाओं को फेस किया हुआ, खास तौर पे जो टीनेज हैं और टीनेज से लेकर कॉलेज तक जो प्रोफेशनल्स हैं उनको किस तरीके की समस्याएं उन्हें आती हैं, किस तरीके से उन्होंने कंसल्ट किया है आपको? मैक्सिमम केसेस जो अगर हम यूथ को लेकर चलें तो नेक पेन और बैक पेन हर दूसरे पर्सन को बना ही रह रहा है। कुछ लोग बेरेबल करते हैं उस चीज़ को, कुछ लोग पेन के साथ में आते हैं और कभी कभी पेन उनका इतना बड़ा हुआ रहता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हम आगे क्या करें। तो मैक्सिमम केसेस जो मैं नोट कर रही हूँ इस 8 साल की जर्नी में वो है नेक पेन और बैक पेन। तो आपको क्या लगता है, ये नज़रअंदाज करने की समस्या है या प्रोफेशनल डिसऑर्डर है एक तरीके से? ये प्रॉपर एक डिसऑर्डर बन चुका है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम मेडिसिन में बात करें तो बीपी और शुगर, वैसे ही ये एक पॉस्चरल प्रॉब्लम बन चुकी है जो आगे चल के बहुत सीरियस मोड लेने वाली है अगर हम अभी अलर्ट नहीं हुए तो ये यूथ को अभी से ही सोचना पड़ेगा, अभी से ही ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि उनका फ्यूचर पेन फ्री रहे। मतलब ये गंभीर समस्या होने वाली समस्या है। बिल्कुल। तो आप किस तरीके से उन्हें गाइड करते हैं? देखिए सर, मेरा एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है। अगर मैं हूँ या मेरे सामने जो भी पेशेंट है, पेशेंट ना बोल के हम बोल सकते हैं कि वो अभी पेन की स्थिति में है। मान के चलिए मैं सब्जेक्ट हूँ जी, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 8 से 10 घंटे का वर्किंग आवर ऑफिस में है, उसके बाद फिर 2-4 घंटे मैं घर का काम करता हूँ, फिर मैं 8-9-10 बजे रात के बाद फिर एडिटिंग करने के लिए अपने घर के सिस्टम पे बैठता हूँ और 4-5 घंटे बैठता हूँ। तो कुल मिला के 24 घंटे में मैं 18 से 20 घंटे सिटिंग काम कर रहा हूँ और सामने मेरे स्क्रीन है। तो जो समस्याएं मुझे आ रही हैं उसमें आंख दर्द है, फिंगर्स के पेन है, रिस्ट का प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द है, कमर दर्द। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा एक प्रोफेशनल, क्योंकि ये डेली रूटीन का पार्ट है। सबसे पहले तो हमें ये स्क्रीन करना रहता है, ये रिजल्ट निकालना रहता है कि हमारा पोस्चर कैसा है या जिस जगह पे हम बैठ के काम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट कैसा है। मतलब पहला पोस्चर और इन्वायरमेंट। जी, ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे हम अगर प्रॉपर्ली गाइड रखें, ध्यान रखें, तो हम इस समस्या को अप्रॉक्स 70 to 80% कम कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर हम ऊपर से ही बात करें तो आई का लेवल जो है, यानी कि हमारी स्क्रीन का लेवल है, वो बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए। अगर हम लैपटॉप पे बात कर रहे हैं या मोबाइल में बात कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारा स्क्रीन का जो लेवल है वो आंखों के सामने होना चाहिए। और डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस अप्रॉक्स हम मान के चलें तो 30 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए। सेकेंड, हम बात कर रहे हैं अपने नेक की, तो नेक हमारा ना बहुत झुका होना चाहिए ना बहुत पीछे, इट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। और चिन हमारी टक होनी चाहिए, यानी कि हमारी जो गर्दन का भार है वो लगभग 4 से 5 किलो होता है। लेकिन अगर हम गर्दन झुकाकर काम करते हैं तो वही हमारा मांसपेशियों पर भार जो है लगभग 20 से 25 किलो हो जाता है। तो सोचिए आप 4 से 5 गुना ये भार बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि स्क्रीन सामने हो, चिन टक हो, नेक ना बहुत ज़्यादा झुकी हो ना बहुत ज़्यादा पीछे हो, शुड बी स्ट्रेट लाइन। वहीं अगर हम शोल्डर की बात करें तो वो भी झुके हुए नहीं होने चाहिए, बैक सपोर्ट होना चाहिए, शोल्डर स्ट्रेट होना चाहिए। अब हम आते हैं फोर आर्म की, तो हमेशा जो डेस्क होती है हमारी वो ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हमारा फोर आर्म पूरी तरीके से सपोर्टेड हो, यानी कि हमारे हाथ और फोर आर्म की पोजीशन जो है लगभग 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सपोर्टेड रहना चाहिए। तो इट शुड बी, ये हमारी मतलब अपर हाथ पे लोड ना हो। एग्जैक्टली, कि हमारे हाथ जो है वो सपोर्टेड रहे। हमारे डेस्क की हाइट बहुत मैटर करती है, जैसे हमारा सिस्टम की हाइट मैटर कर रही है कि वो आंखों के लेवल पे होना चाहिए, ऐसे ही हमारे फोर आर्म जो है वो डेस्क पे सपोर्टेड होना चाहिए। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं अपने स्पाइन की, तो इट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। बहुत स्लाउच नहीं बनाना है, बहुत एक्सटेंशंस नहीं देना है। अगर सिटिंग ज़्यादा है तो ऑलवेज यूज़ कुशन, जिससे हमारा जो नॉर्मल कर्व रहता है स्पाइन का वो मेंटेन रहे। तो हमें एक ऐसा पोस्चर बनाना है कि अगर हम देर तक बैठकर काम कर रहे हैं या रूटीनली ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आगे आने वाले फर्दर डैमेजेस को हम कंट्रोल कर सकें। अगर हम बात करें अपने नीज़ की, तो नीज लाइक 90 डिग्री पर कम से कम उनकी पोजीशनिंग होनी चाहिए और फुट हमेशा सपोर्टेड होने चाहिए। तो अगर हमारे डेस्क में ऐसा है कि हाइट सही नहीं बैठ रही है तो हम नीचे एक फुट रेस्ट यूज़ कर सकते हैं, छोटा स्टूल रख सकते हैं, सो दैट हमारे जो पंजे हैं वो जमे हुए रहे। काम करते समय हम अपने शूज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि गलत शूज़ पहनना भी हमारे पेन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, वो कैसे?
वो ऐसे कि अगर हम गलत शूज़ पहनते हैं, जैसे आपने बताया कि आप 8 से 10 घंटे लगभग काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद रात में काम कर रहे हैं, चलो हमने घर पे स्किप भी कर दिया, लेकिन एक नॉर्मल पीपल दिन भर में कम से कम 8 से 10 घंटे अपने फुटवियर ऑफिस आवर पहनता में है। तो आप बिल्कुल। अब अगर हम गलत शूज़ का सिलेक्शन करते हैं तो उससे हमारी बॉडी की बायोमेकेनिक्स बदलती जाती है। कुछ शूज़ ऐसे हैं जो बहुत टाइट हो सकते हैं, उनकी फिटिंग प्रॉपर ना होने की वजह से उनकी आर्चेस में बदलाव आता है, यानी कि जो पंजे रहते हैं, जो तलवे रहते हैं, उनकी आर्चेस चेंज होते जाते हैं। उसकी वजह से हमारे नी पर प्रेशर पड़ता है, नी पर प्रेशर पड़ने की वजह से हमारे हिप पर अल्टीमेटली वो प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ऐसे ही जब ये चीज़ें लोड नहीं लेती हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्रेशर आता है हमारी स्पाइन पर, और जब स्पाइन यानी कि बैकबोन ही हमारी डिसबैलेंस हो जाती है तो मांसपेशियों में तनाव क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ एक बराबर वजन लेना चाहिए, कुछ तुम्हारा कुछ मेरा, यानी कि कुछ मांसपेशियों का कुछ हड्डियों का। जब हड्डियाँ प्रॉपर मसल्स ये लोड नहीं ले रही हैं तो पूरा जो एक तरीके से लोड है वो हमारी मांसपेशियों पे आने लगता है, उन पर स्ट्रेन बढ़ने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है, उसकी वजह से उनमें टाइटनेस क्रिएट होती है, और टाइटनेस की वजह से हमारा पोस्चर और बेकार होता जाता है। कई बार सुन्न भी हो जाता है। बिल्कुल, फटिग जो बोलते हैं ना लोग, थक जाते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं फिर भी थक जाते हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, बैठे हैं फिर भी थक जा रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारी गलत पोस्चर, गलत आदतें, गलत सिटिंग हैबिट्स, गलत हमारा एर्गोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे थकान को, हमारे मैकेनिक्स को, हर चीज़ को बढ़ावा देती हैं और बाद में क्रिएट होता है सीरियस पेन। और इसके लिए सबसे पहले मेडिसिन की तरफ भागते हैं, बिल्कुल, जो कि ज़रूरत नहीं जो है। कि ज़रूरत नहीं है। तो ये जो एक फ़िलॉसफी लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि दवाई सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। पेन किलर से आपको टेम्पररी राहत मिल सकता है, बिल्कुल। लेकिन परमानेंट राहत तो नहीं मिलेगी। जी नहीं। और साथ में उसके साइड इफेक्ट इतने हैं बहुत कि कभी ज़्यादा। आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, कभी कुछ इशू आ जाएगा। जी। और ख़ास तौर पे आज के जनरेशन में शुगर और बीपी का एक कॉमन इशू है, आपको खुद ही नहीं पता कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं उसका साइड इफेक्ट क्या है। तो अगर हम दवाइयों की बात करें तो दवाई आपके सिम्टम्स को कम कर सकती है। अगर कोई पर्सन पेन में है तो वो आपके पेन को कम कर सकती है, लेकिन वो आपके रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है। वो उस दवाई को आपने लिया और वो डिज़ोल्व हो गई, उसने अपना काम कर दिया, पर उसके पास कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है, उसके पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है वो जो चीज़ को पहचान सके। वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं रोबोट का काम कर रही है। हमने उसको खाया, उसने अपना काम कर दिया, हमने उसको जितना बोला, हमने 2 दवाई ली तो वो 2 दवाई का असर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, हमने आधी दवाई ली तो आधी दवाई का असर है, लेकिन वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करने में ज़ीरो रोल प्ले करती है। अभी जैसा आपने बताया वो बिल्कुल सही बात है कि जब हम पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज कर रहे होते हैं तो एक आई बैलेंस तो पहला मैटर है, क्योंकि उसमें आपके गर्दन का पूरा लोड ग्रेविटी के हिसाब से सामने होना चाहिए। अगर थोड़ा भी झुकता है तो वो लोड फिर स्ट्रेस बन के बाहर आता है और वो कहीं ना कहीं आपके बैकबोन पे इशू करता है और कमर पे वेस्ट पेन का कारण बनता है। वही बात आती है हैंड के प्लेसिंग की। तो टेबल का हाइट ऑलमोस्ट कितना होना चाहिए, किस तरीके से बैलेंस रखे कोई, मतलब कोई भी प्रोफेशनल है जो लॉन्ग आवर सिटिंग का काम कर रहा है वो किस तरीके से उसको एडजस्ट कर दे। पर्सन की हाइट वेरी करती है, उनका सिटिंग पोस्चर वेरी करता है, तो ऐसे में सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत एकदम हम बोल सकते हैं सिलेक्टिव हो जाता है। और आपको कोई कंपनी या जहाँ पे भी आप वर्किंग प्लेस है वहाँ पे आपको हर पर्सन को अलग अलग डेस्क वो नहीं देंगी कि आपको अपनी अपनी हाइट के हिसाब से दिया जाए। तो उसमें सब जगह क्यूबिकल्स बना के दे देते हैं या टेबल डेस्क दे देते हैं। तो उसमें हमारा पर्सनल चॉइस कैसे हमको अपने हिसाब से अरेंज करना है वो हमारा खुद का क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले अगर आपकी डेस्क जो है अगर वो उसकी हाइट छोटी या बड़ी है तो आप अपनी चेयर को एडजस्ट कर सकते हैं, पहली चीज़ है ना। अगर चेयर की हाइट एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप फुट रेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप कुशन का यूज़ कर सकते हैं। अगर डेस्क बहुत ज़्यादा छोटी है तो आप वहाँ पे कुछ एक ऐसी पटली अरेंज कर लें सो दैट आपकी हाइट जो है वो मैनेज रहे। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा स्टूडेंट का एज ग्रुप है जी, वो +2 के बाद से ही कॉम्पिटिटिव मूड में आ जाता है। बिल्कुल। जहाँ पे उसे लगता है कि अगर 12 से 18 घंटे पढ़ाई ना करें तो उनके लिए क्या वेरिएबल पोस्चर्स हो सकते हैं जिससे बॉडी पे स्ट्रेस और गर्दन पे स्ट्रेस कम पड़े, और किस तरीके से वो ब्रेक ले सकते हैं उस पढ़ाई के दौरान ताकि थोड़ा वो फिजिकली रिलैक्स भी रहे और मेंटली फ्रेश भी रहे। देखिए, इसके लिए मैं 3 मूल मंत्र आपको बताऊंगी, है ना। सबसे पहली चीज़ ज़रूर होती है कि हम अप्रॉक्स 30 to 35 मिनट्स के बीच में एक ब्रेक ज़रूर लें। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है,
उन सभी लोगों के लिए है जो सिटिंग वर्क कर रहे हैं, है ना, चाहे प्रोफेशनल्स में हो या बैंक्स में काम कर रहे हैं लोग, जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं। तो अप्रॉक्स 30 मिनट्स मिनिमम इस समय में तो हमें ब्रेक लेने है ही, है ना। दूसरा, हमें स्ट्रेचिंग मतलब ये है कि हम जाके लेट के और स्ट्रेच करना स्टार्ट कर दें, वो तो बहुत मतलब ऑकवर्ड लगेगा। तो हमें अपनी जगह पे भी बैठ के हम कुछ ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं जिससे हमारी मसल्स का जो स्ट्रेन है वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड रहे। लाइक अगर मैं बैठी हुई हूँ, मैं अपने आप को एक सब्जेक्ट बताती हूँ, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उस बीच में कुछ नेक के मूवमेंट्स करने हैं जिसको कोई भी कभी भी किसी भी टाइम कर सकता है। वहीं साथ में अपनी ही बॉडी को खड़ा करके एकदम प्रॉपरली फुली बॉडी को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, सो दैट कि आपके जो पूरे जॉइंट्स इतनी देर से बैठकर फ्रीज हो रहे थे वो रिलैक्स्ड हो पाए। सो स्ट्रेचिंग, अपनी बॉडी को हम खड़ा करके फिर से स्ट्रेच करें, 20 से 30 मिनट के बाद कम से कम ब्रेक लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है डिहाइड्रेशन। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी मांसपेशियों में तनाव जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। हम काम में इतने लीन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें और भी कुछ करना है। सो डिहाइड्रेशन एक बहुत मेजर फैक्टर है, वो भी ध्यान रखने योग्य चीज़ है। तो ब्रेक बीच में लेना, पानी की कमी ना होने देना या बीच बीच में स्ट्रेचेस करते रहना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें करना है। एक और मेजर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपने ही जगह पे खड़े होके या अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, सो आजकल इतनी डिजिटलाइजेशन है कि हम स्मार्ट वॉचेस यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक रिमाइंडर हम खुद में लगा सकते हैं, तो ये एक अच्छा बैकअप होगा हमारी बॉडी के लिए कि हम बार बार ये चीज़ें करें, तो हम एक सेल्फ स्ट्रेस से बचा सकते हैं अपनी बॉडी को। मतलब इन 3 रूल्स को डेली लाइफ में प्रोफेशनल अपना सकते हैं या स्टूडेंट्स भी अपना बिल्कुल सकते हैं। सर। एक टर्म जो इस बीच में खास तौर पे कोविड के टाइम जब हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी, तो टेक्स्ट नेक्स्ट जी जो एक टर्म है वो काफी फ्लोट में था। ये क्या हुआ? टेक्स्ट नेक मतलब होता है कि जब हम गर्दन झुकाकर बहुत देर तक लंबे समय तक बैठकर काम कर रहे हैं, तो उस समय पे गर्दन झुकाकर मतलब जैसे मेरे पास ये टैब है और मैं बिल्कुल इस पोजीशन में ही लगातार काम कर रहा हूं। जी, ये जो पोजीशन है इसी को हम टेक्स्ट नेक कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि मेरे लिए कंफर्ट लेवल है, लेकिन हाँ, यही जो छोटी छोटी गलतियां हम आज युवा करते जा रहे हैं पीयर प्रेशर्स में। लोग स्पेशली क्या होता है ना कि एक साथ में काम कर रहे हैं, ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं, उन्होंने एक टैबलेट यूज़ किया, एक मोबाइल फ़ोन यूज़ किया एंड दे आर डूइंग लाइक दिस। सो ये जो चीज़ है ये टेक्स्ट नेक कहलाती है कि गर्दन झुकाकर लंबे समय तक काम करना, ये है टेक्स्ट नेक। अब उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि आपकी जो गर्दन की मांसपेशियां हैं वो लगातार स्ट्रेन में है और जो फ्रंट की मांसपेशियां हैं वो वीक होती जा रही हैं, दे आर इन इनएक्टिव फेज एंड ये आर एक्सट्रीमली एक्टिव। तो ये जो इम्बैलेंस होता है मांसपेशियों का, जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा टाइट होती जा रही है और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड होती जा रही है, ये इम्बैलेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट नेक। इसकी वजह से पूरी रीढ़ की हड्डी पर, पूरी बैकबोन, पूरा हम बोल सकते हैं बैक, नेक और ये पूरी कंबाइंड जो स्ट्रक्चर है वो आपके पॉस्चर को पूरा स्लाउच कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट नेक। यहाँ पे एक बात और ध्यान में आया कि एक एक्टर हैं आर माधवन, उन्होंने कोट किया था कि मोबाइल और टैब आने के बाद से आपने अपने थंब का यूज इतना करना शुरू कर दिया है कि वो आपके रिस्ट पेन का कारण बन गया और आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आपको नहीं पता चलता कि वो इसके कारण हो रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए फिंगर्स की एक्सरसाइज क्या है? क्योंकि हम तो हमेशा मोबाइल ही यूज करते हैं और खासतौर पे ये देखें कि 10 बजे के बाद सबसे ज्यादा यूजर जो है मोबाइल पे ही होते हैं, रील देख रहे होते हैं या उनका पोस्चर अलग होता है, लेटे देख रहे होते हैं। उस कंडीशन में कैसे रिलैक्स करें अपने आप? देखिए, उसमें भी हम पोस्चर का ध्यान तो हमें, चाहे हम सो रहे हों, बैठे हों, लेटे हों, खड़े हों, हर वक्त ध्यान रखना रहता है। और इसको हम कॉन्शियसली ना करके इसको हैबिट बनाएं कि एक हैबिट में आ जाना चाहिए कि हमारा यही एक्चुअल पोस्चर है और यही गुड हैबिट है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जो लगातार हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो रिस्ट पेन या थंब पेन आ रहा है, उसके लिए बेस्ट होता है रिस्ट स्ट्रेचिंग। सो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त, है ना, कोई हमें इसमें अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना है, कुछ भी अलग से चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑलवेज डू नारायण नारायण, है ना, एंड सिंपल स्ट्रेचेस। सो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे टाइपिंग पेन, जिसको हम बोल रहे हैं, ये टाइपिंग पेन को कम करने में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सो दिस वन एंड स्ट्रेचिंग, ये 2 सिंपल एक मंत्रा हैं जिससे हम टाइपिंग पेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।
आजकल ये देख रहे हैं कि पीयर ग्रुप्स और बाकी और भी जिस तरीके से सोशल मीडिया का रील्स और ये सब बनाने का जिस जी। तरीके से एक रेस है, हम्म, उसमें युवाओं का रुझान जिम की तरफ काफ़ी हो रहा है, हम्म, लेकिन जितना हेल्थ बेहतर होना चाहिए उससे ज़्यादा डिटोरिएट हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जो आपने वर्ड बताया पीयर प्रेशर, कलीग्स एक साथ में जाते हैं और सबका एम भले से अलग हो लेकिन सबका पैशन एक ही है, सबको करना एक ही है। हो सकता है किसी को वेट लॉस करना हो, किसी को वेट गेन करना हो, किसी को अच्छी हेल्थ बनानी हो, लेकिन सब एक साथ में मिलके एक ही चीज़ किए जा रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, गलत फॉर्म में या गलत बायोमैकेनिक्स के साथ में। सामने वाला अगर वेट लिफ्ट कर रहा है जो कि 20 से 30 किलो का है, तो मैं भी उन्हीं को ही फॉलो करूँगी। अरे सामने वाले ने किया है तो क्यों मैं भी ना क्यों ट्राई करूँ। तो ये जो गलत टेक्निक यूज़ करने की वजह से जो है लगातार पेन बढ़ता जा रहा है। वहाँ पे आपको कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं मिलती है, वहाँ पे सिर्फ आपका एक ड्रीम होता है या वहाँ पे आपको एक जज्बा रहता है कि आपको बस उठाना है वज़न। कोई आपको ये नहीं देख रहा है कि आपका पॉस्चर क्या है, आपकी मैकेनिक्स क्या है, आपका वेट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, किस जगह पे आपकी बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, किस जॉइंट पे मेनली प्रेशर आ सकता है। इस सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं, सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि हमें वज़न उठाना है। तो ये जो मोटिव या जो इंटेंशन है उसको अगर हम कर रहे हैं लेकिन ध्यान रख रहे हैं कि हमारा पॉस्चर, हमारी मैकेनिक्स, हमारा जो तरीका है ये सही है, तो वो बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये सब चीज़ों को साइड रखते हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, हमें वेट लिफ्टिंग करना है। तो इस वजह से ये जो पेन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिम के लोगों के अंदर मैंने एक और चीज़ देखी है कि वो लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं। वो जाते हैं बॉडी को वार्म अप करने के पहले ही सिर्फ और सिर्फ अपना मोटिव जो है वो करने लगते हैं। तो स्ट्रेचिंग, वार्म अप ये भी बहुत इसेंशियल पार्ट होते हैं। तो बिना स्ट्रेचिंग या वार्म अप के अगर हम एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो तनाव के रूप में क्रिएट होती है और पेन को बढ़ा देती है। और भारत जैसे देश में एक चीज़ और देखा गया है कि मैं नहीं कहता कि सभी जिम में ऐसा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जिम में ना फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ना वैसे वो मास्टर ट्रेनर होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कहीं से सर्टिफाइड। वो आपको बस वही कि आपके सिक्स एप बन जाए, आप प्रोटीन ले लो या कुछ वैसे चीज़ें खा लो कि आपका बॉडी बस दिखे। शायद फिजिकल हेल्थ उनका उतना इम्प्रोवाइज नहीं होता, रादर देन जो अपीयरेंस है वो इम्प्रोवाइज होता है। भले आप वहाँ पे 40 केजी का वेट उठा रहे हो और 14 केजी का सिलेंडर आप गैस का ना उठा पाओ। बिल्कुल। तो इस संदर्भ में आप युवाओं को किस तरीके से गाइड करना चाहती हैं कि आप डीमोटिवेटेड ना हो जिम जाके? मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम कोई भी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिक्स होता है कि आपके पैरों के बीच में एक डिस्टेंस जो है वो बरकरार रहे, आपके घुटने हल्के मुड़े हुए रहें। अगर हम कोई भी वेट लिफ्टिंग करते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी स्ट्रेट है, लोअर बॉडी स्ट्रेट है और हम सिर्फ अपर बॉडी से ताकत लगा के या बेंड करके हम उठा रहे हैं, तो फॉर श्योर आपकी बैकबोन बहुत ज़्यादा ट्रेवल करेगी। तो वेट लिफ्टिंग का एक तरीका होता है कि हम अपने पैरों को अच्छे से जमाएं, पहले हल्का सा अपनी बॉडी को स्क्वाट पोजीशन में लेकर आएं, जिससे हमारे प्रेशर जो है वो कुछ हद तक नी पर भी आए, सिर्फ बैक पर ही ना आए। तो हल्का सा स्क्वाट पोजीशन बनाना है, उसके बाद हल्का बैंड होना है और उसके बाद हमें वेट उठाना है। तो ये प्रॉपर एक मैकेनिकली तरीके से हम वेट लिफ्टिंग को फॉलो करेंगे तो ये जो प्रेशर है सिर्फ स्पाइन पे ना पड़ के डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमारे पेन के चांसेस जो हैं वो लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये एक आइडियल तरीका होता है वेट लिफ्टिंग का। तो जो भी जिम ओनर्स हैं या जो भी जिम रन कर रहे हैं या जो भी लोग जिम जाते हैं वो इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अगर ये चीज़ आप सीखेंगे तो अपने कलीग्स को बताएं। अगर कोई और ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो आप लोग साथ में मिलके इस चीज़ को फॉलो करें कि यार आपको भी पेन ना आए, टेक्निक हमेशा सही होनी चाहिए। तो गलत टेक्निक या पुअर टेक्निक इज इक्वल टू पुअर पॉस्चर एंड दैट विल लीड टू द पेन। बिल्कुल सही बात है। जैसे कुछ सामान गिरा और हम सीधा झुक के उठाने की कोशिश करते हैं, वो एक गलत पोस्चर है। आपको प्रॉपर घुटने को बेंड करके नीचे बैठना, फिर सामान उठाना है। तो उससे क्या है, आपका प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप कुछ हद तक बैक पे प्रेशर लेते हैं, कुछ हद तक नीज पे, तो आपका प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पेन नहीं आ पाता। यहाँ पे बात आती है स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की। जी, उसको प्रैक्टिस कैसे करें? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर हर किसी के घर में डंबल नहीं है या हर किसी के घर में कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस के इक्विपमेंट्स नहीं है तो हम घर की छोटी मोटी चीज़ों से भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। और रही बात स्ट्रेचिंग की, तो
सेल्फ स्ट्रेचिंग भी एक चीज़ होती है जहाँ पे हम खुद से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं बजाय पैसिव स्ट्रेचिंग की। हालांकि वो उतनी सूदिंग नहीं होती है, लेकिन आपके मेथड्स को, आपके टेक्निक्स को और आपकी परफॉर्मेंस को, ये तीनों को बूस्ट अप करने में सेल्फ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों का ही रोल होता है। अगर हम बात करें जिम की या अगर हम बात करें प्रोफेशनलिज्म में, तो दोनों ही जगह पे हमें अपना परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना है, अगर अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, तो इन दोनों चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। सो स्ट्रेचिंग में क्या होता है, बेसिकली हमें अपनी ही बॉडी का एक जो डिस्टल एंड होता है, यानी कि जो आखिरी शिरा या आखिरी छोर होता है, उसको होल्ड करना होता है और रेस्ट बॉडी को स्ट्रेच करना होता है या खींचना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नेक की ही बात करूं, तो मैंने अपने नेक को मूव करना है, उसका एंड छोर को पकड़ना है और उसको हल्का सा स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच में एक खिंचाव महसूस होता है, एक टेंशन या एक तनाव रिलीज होता है, तो ये है सेल्फ स्ट्रेचिंग। अगर मैं बात करूं हाथ की, तो मैंने अपने हाथ को स्ट्रेट किया, डिस्टल एंड को पकड़ा और मैंने इसको पुल किया, तो ये मेरे हाथ की स्ट्रेचिंग है। सेम ऐसे ही हम पैरों की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो बॉडी के हर पार्ट की स्ट्रेचिंग हम सेल्फ कर सकते हैं, जिससे मसल का टेंशन कम होता है, उसमें इलास्टिसिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हीलिंग बढ़ती है, जो कि हमारे परफॉर्मेंस को बेटर हेल्थ की तरफ लेके जाए। ये थी डॉक्टर रुचि श्रीवास्तव, जो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट है। और आज आपने जिन मुख्य बातों पे चर्चा की और किस तरीके से लोगों को अपने पोस्चर, सिटिंग एक्शन और बाकी अब जिस भी प्रोफेशन में है, किस तरीके से आपको अलग अलग फिजिकल हेल्थ का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा कर रही थी और उसके बारे में अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दे रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।